तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक आ गए थे। ये एक डायग्राम मैंने दिखाई थी। ये डायग्राम से हम एक कंडीशन अचीव करना चाहते हैं। कंडीशन ये है कि फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एमिटर बेस्ड जंक्शन शुड बी ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन शुड बी ऑलवेज रिवर्स बायस। पेज नंबर 357 पे हेडिंग है वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखो हमें पूरे सिलेबस में पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग कहीं पर भी नहीं है। उन्हें भले ही हेडिंग में वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर दिया है, बट वो एक्चुअली है एनपीएन ट्रांजिस्टर। आप डायग्राम से कंफर्म कर सकते हो। फिगर है 16.19 ए एंड बी, आगे सी भी है। तो बेसिकली जो डिस्कशन हुआ है इस टॉपिक में, दैट इज़ वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये समझना बहुत इजी होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर एज़ कम्पेयर टू पीएनपी। तो इसलिए हम भी यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही डिस्कशन करेंगे। दो कंडीशंस जो इम्पोर्टेंट है वो है ये, और एक इम्पॉर्टेंट बेसिक कंडीशन है वो है डोपिंग। तो डोपिंग के लिए डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एमीटर में सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर थोड़ा कम कलेक्टर में और बेस में सबसे कम रहेगा। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एमीटर में सबसे ज़्यादा, फिर कलेक्टर में, और उससे कम फिर बेस में। साइज़ की अगर बात करें तो साइज़ में कलेक्टर की साइज़ ज़्यादा रहती है, फिर थोड़ी कम रहती है एमीटर की, और बेस की साइज़ बहुत कम रहती है। तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज साइज़ में बेस सबसे कम है। ये था एक कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज साइज। नेक्स्ट पार्ट, अब शुरू करते हैं इसका वर्किंग। तो अब देख लो आप कि यहाँ पे हमने N को निगेटिव कनेक्ट किया है और P को पॉजिटिव कनेक्ट किया है, यानी एमीटर बेस जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस हमने कर लिया। उसी के साथ साथ P एंड N जंक्शन, ये Pn का ये जो डिप्लेशन रीजन है, ये जो जंक्शन है, इसमें देखो P इज कनेक्टेड टू निगेटिव, N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। तो ये जो जंक्शन है दैट इज रिवर्स बायस, यानी कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो गया। फिर भी इस जंक्शन में से करंट पास होता है। कारण क्या है वो थोड़ी देर में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं कि देयर इज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ एमिटर बेस जंक्शन। तो ये जंक्शन जैसे ही फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो डायोड को जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो तो देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द डायोड। तो यहाँ पर भी ये पीएन जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सो देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो जाएंगे बेस में। ठीक है, तो मान लो कि लेट अस टेक अ नंबर कि 100 इलेक्ट्रॉन्स चले यहाँ से। तो 100 इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से निकले और वो पहुँच गए बेस में। लेकिन जैसे ही बेस में आ जाते हैं तो बेसिकली दो चीज़ें हैं यहाँ पे कि बेस की जो साइज़ है वो बहुत ही कम है। दूसरा, बेस का जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बहुत कम है। तो यानी 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स बेस में से ही बाहर आए, क्योंकि ये जगह बहुत कम है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कम होने से मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स के साथ रिकम्बाइन नहीं हो पाते, क्योंकि अगर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि 100 इलेक्ट्रॉन्स हो, यहाँ 100 से बहुत कम होल्स रहते हैं, क्योंकि डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जो है बेस का वो बहुत कम रहता है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन नहीं हो पाते, एंड बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड इनटू द कलेक्टर रीजन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड इनटू कलेक्टर रीजन। ये दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा दिखाई है साइज बेस की, प्रैक्टिकली ये बहुत कम साइज रहती है एज कम्पेयर टू बेस एंड एज कम्पेयर टू एमीटर एंड कलेक्टर। फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, क्यों निकले? क्योंकि ये जंक्शन जो है, कौन सा जंक्शन? एमीटर बेस जंक्शन, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो 100 इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो देखते हैं तो क्या है कि वहाँ पर जगह ही नहीं है। दूसरा, वहाँ पर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होल्स का बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ रिकम्बाइन नहीं हो पाते। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वही बेसिकली अटक जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इट इज़ नॉट अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये तुरंत आगे निकल जाते हैं। दे आर इमीडिएटली पुश्ड टू कलेक्टर। भले ही ये जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है, बट वो तुरंत कलेक्टर में
पुश किए जाते हैं, मैं कहूँगा कि डिफ्यूज़ होते हैं। अब डिफ्यूज़ होने का कारण क्या है, वाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड इनटू कलेक्टर, यहाँ से सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन यानी 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस से बाहर आएंगे। ठीक है, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस से बाहर आएंगे और ये आपको देगा बेस करंट। बाकी बचे 95 इलेक्ट्रॉन्स, वो बेस से कलेक्टर में क्यों आते हैं? पहला कारण ये है कि वहाँ पे जगह बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में आ जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि ये देखो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कलेक्टर में थोड़ा कम है एज कंपेयर टू एमिटर। तो हमने देखा था डिफ्यूजन के पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण ये है कि द चार्ज पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे इलेक्ट्रॉन एमिटर से बेस में आ जाते हैं, उनको दिखता है कि यहाँ पे कलेक्टर में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, कलेक्टर में कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो देयर इज़ वन मोर रीज़न कि इलेक्ट्रॉन्स बेस से कलेक्टर में आ जाते हैं। तो ये दो कारणों की वजह से, पहला कारण है साइज़ उसकी बहुत कम छोटी है बेस की, ठीक है। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसकी वजह से 95 इलेक्ट्रॉन या फिर मैं कहूँगा 95% इलेक्ट्रॉन्स, ये बस अप्रॉक्सीमेशन नंबर है, कई बार 99% भी हो सकता है। सो 95 इलेक्ट्रॉन्स जो है 100 में से 95 इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर में आ जाएंगे और फिर वो यहाँ से बाहर पड़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स आपको देंगे कलेक्टर करंट, ठीक है। तो यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन्स और ये 95 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से मिलेंगे, फिर से यहाँ से वो सर्कुलेट होंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो मेंटेन किया जाता है, यानी 100 इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ से एंटर कर देते हैं एमिटर में। तो अगर मैं करंट डायरेक्शन की बात करूँ तो करंट डायरेक्शन विल बी कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ बेस करंट, ये है डायरेक्शन ऑफ कलेक्टर करंट, और ये दोनों मिलके आपको यहाँ देंगे एमिटर करंट। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से बेस करंट अंदर जा रहा है, कलेक्टर करंट भी अंदर जा रहा है और दोनों मिलके आपको एमिटर करंट दे रहे हैं जो बाहर आ रहा है। दैट मीन्स आई कैन राइट IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर एक्शन। सो ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ये था आपका ट्रांजिस्टर एक्शन। तो क्या पता चला हमें यहाँ पे, ये पता चला कि इवन इफ दिस जंक्शन इज रिवर्स बायस, कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस है? कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर में आ जाते हैं फ्रॉम बेस टू कलेक्टर। क्यों? बेस की साइज कम है तो यहाँ पे एकदम से इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड टूवर्ड्स द कलेक्टर। दूसरा कारण क्यों आ जाते हैं, उसका दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जो है कलेक्टर का वो एज कम्पेयर टू एमिटर कम है। सो देयर इज अगेन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। सो चार्ज पार्टिकल फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये दो कारणों की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं कलेक्टर में। एक और चीज़ है आपने नोट की होगी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल भी है यहाँ पे, तो इससे भी ये इलेक्ट्रॉन्स खींचे आ जाते हैं टूवर्ड्स द कलेक्टर। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से भले ही कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है फिर भी हमें करंट मिलता है। इलेक्ट्रॉन्स कैन पेनिट्रेट दिस बैरियर पोटेंशियल, दिस डिप्लेशन रीजन। चलो ये था मेन डिस्कशन ट्रांजिस्टर एक्शन, या फिर दिस इज नथिंग बट वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। आपके बुक में PNP ट्रांजिस्टर गलती से हो गया, उसे NPN कर दो। एंड दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ चीज़ें मेंशन की है उन्होंने, उसके बारे में थोड़ी ही देर में बात करता हूँ। लेकिन पेज नंबर 359 पे कुछ डिस्कशन है अल्फ़ा बीटा का, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये पार्ट है ना ये मिटा देता हूँ, क्योंकि वो 359 पेज पे जो डेरिवेशन है रदर द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको। सो दैट्स वाई दैट रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले उसके बारे में बात करते हैं, बाद में जो कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिए है ये हम देख लेंगे। उसमें करेक्शंस भी है, वो भी हमें देखने पड़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे।
दो करंट गेन आपके टेक्स्ट बुक में है जिसके पास सिंबल दिए नाम नहीं दिए है, और ये नाम उन्होंने एक्सरसाइज में मेंशन किए हैं। तो पहला है करंट गेन बीटा। बीटा इज रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट, यानी IC अपॉन IB इज कॉल्ड एज बीटा। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉमन एमिटर करंट गेन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन एमिटर एंड कॉमन बेस, ये मैं थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ। सो दिस बीटा इज कॉल्ड एज कॉमन एमिटर करंट गेन। दूसरा है अल्फा। दिस अल्फा इज IC अपॉन IE, अल्फा इज IC अपॉन IE। सो अल्फा इज कॉल्ड एज कॉमन बेस करंट गेन। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, नोट करने हैं, क्योंकि इसी के ऊपर ये नाम यूज़ करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। इवन आपके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। तो कर लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है जो अभी हमने डिराइव किया है, वो है IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। डिराइव किया है, यानी थेरोटिकल कंसेप्ट से हमने डिराइव किया। हमने ये पता है कि बेस करंट ऐसे जा रहा है, कलेक्टर करंट भी अंदर जा रहा है, तो बाहर आने वाला करंट अगर IE है, इसका मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ भी हम यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। सो दैट्स वाई टोटल इनकमिंग करंट है IB प्लस IC, तो आउटगोइंग करंट हो जाएगा IE। और ये जो बाहर के एरोज मैंने दिखाए हैं, ये बाहर के जो एरोज है ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो एरोज हैं ये और ये एरोज, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये है इक्वेशन आपके पास। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों तरफ IC से डिवाइड करूँगा। सो डिवाइडिंग बाय IC, तो मुझे यहाँ पे मिलता है IE डिवाइडेड बाय IC इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IC प्लस IB डिवाइडेड बाय IC। अब आप देखो IE अपॉन IC जो है वो है रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा। सो इज राइट हियर दिस इज 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू IC अपॉन IC, ये हो जाएगा 1, और IB अपॉन IC जो है IB अपॉन IC इज रेसिप्रोकल ऑफ बीटा। सो इज राइट हियर 1 अपॉन बीटा। तो मुझे यहाँ पे पता चलता है 1 अपॉन अल्फा इज 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। ये पहला इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया। अब है ना, यहाँ से देखो है क्या जगह है? हाँ, थोड़ी जगह है मेरे पास। सो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। इसी इक्वेशन से मैं यहाँ पे दूसरा इक्वेशन डिराइव करने जा रहा हूँ। हियर अल्फा इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बीटा, आई वांट टू एक्सप्रेस बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन से देखो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। 1 upon alpha minus 1 is equal to 1 upon beta. So 1 minus alpha upon alpha is equal to 1 upon beta, and that's why beta is equal to alpha upon 1 minus alpha. So ये है बीटा एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अल्फा। आपके बुक में दो इक्वेशंस है 16.5, 16.6 ऑन पेज नंबर 359। तो पेज नंबर 359 पे ना उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे अल्फा अपन अल्फा माइनस 1 कर दिया, उसे करेक्ट कर लो। इक्वेशन है 16.6, 16.6 में यहाँ पे 1 माइनस अल्फा है, होना चाहिए, उन्होंने कर दिया है अल्फा माइनस 1, नहीं चाहिए। दिस इज द करेक्ट रिलेशन। हियर आई एम एक्सप्रेसिंग अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा, हियर बीटा इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अल्फा। यानी क्या है, बीटा दिया जाएगा, अल्फा की वैल्यू पूछी जाएगी, या फिर अल्फा दिया जाएगा, बीटा की वैल्यू पूछी जाएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इनके ऊपर मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स अब तक पूछे जा चुके हैं, कई बार इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं सेमीकंडक्टर में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है एज फार एज ट्रांजिस्टर इज़ कंसर्न। तो ट्रांजिस्टर की थियरी कम आती है और ये क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स ये कई बार आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि थियरी नहीं आती, थियरी भी पूछी जा सकती है, बट इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर आते हैं। सो इसलिए इसे अच्छी तरह से रेडी करना, और बहुत इजी है, कुछ बहुत भयंकर इक्वेशंस नहीं है या फिर कुछ भयंकर कैलकुलेशंस बिल्कुल नहीं है, बड़े आराम से आप इसे
कर सकते हो। सो ये था एक मेन डिस्कशन जो मुझे अभी करना था। अभी हम बात कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। बहुत छोटा टॉपिक है, उसे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ना सिंबल को समझ लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है कुछ ऐसा, ये रहेगा कलेक्टर, ये रहेगा बेस और ये रहेगा एमिटर। अब ये जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखा, इसमें हमें क्या पता चला कि द करंट इज लाइक दिस। ये आई भी ऐसे जाएगा बेस के अंदर, कलेक्टर के अंदर भी करंट ऐसे जाएगा, और फिर ये करंट एमीटर में आएगा। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि करंट जो है वो बेस से एमीटर में जा रहा है, बेस से एमीटर में जा रहा है। तो जो डायरेक्शन है करंट की वो कुछ ऐसी है, बेस टू एमीटर। सो दिस इज द सिंबल फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, बेस टू एमीटर। याद रखना, आपके टेक्स्ट बुक में उल्टा दिखा दिया है। सो अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो करंट इज फ्रॉम बेस टू एमीटर, क्योंकि ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है ये हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो कुछ नहीं करना है, बस करंट की डायरेक्शन को उल्टा दिखाना है। ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमीटर है। तो क्या किया मैंने, नाउ द करंट इज फ्रॉम एमीटर टू बेस, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो रही है। पहले एनपीएन था, अब पीएनपी हो जाएगा। पीएनपी में करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी इट विल बी फ्रॉम एमीटर टू बेस। इवन ये पोलैरिटी जो है वो भी रिवर्स हो जाएगी। ये जो बैटरी की जो पोलैरिटी है ये भी रिवर्स हो जाएगी इन केस ऑफ पीएनपी। तो बस सिंबल याद रखना, पीएनपी के डिटेल्स में हमें नहीं जाना, इवन उसके कॉन्फ़िगरेशन में या फिर उसके कनेक्शंस में भी हमें कुछ नहीं करना है। वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड स्टडी ओनली एनपीएन ट्रांजिस्टर, बट सिंबल पता होना चाहिए। तो सिंबल एनपीएन का कुछ ऐसा है, ये डायरेक्शन ऐसी क्यों है वो इससे आपको पता चल जाएगा कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बेस टू एमीटर। तो बेस टू एमीटर है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो करंट फ्लोज फ्रॉम एमीटर टू बेस, तो टूवर्ड्स द बेस ये करंट चाहिए। ये है आपका पीएनपी, ये पहले याद रखना। ये हो गया, तो हम बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स द कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, वो देख लेते हैं अभी। तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशंस है, और तीनों कॉन्फ़िगरेशन जो दिखाए हैं आपके बुक में पेज नंबर 358 पे है, फिगर 16.20 ABC। पहला मैंने दिखा है कॉमन एमीटर। तो कॉमन एमीटर, कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर, इसमें ये जो कॉमन वर्ड है, कॉमन का मतलब ये होता है कि वो टर्मिनल जो ग्राउंडेड है, यानी जिसको हमने ग्राउंड कनेक्ट किया है। तो कॉमन एमीटर यानी आप देख सकते हो कलेक्टर बेस एमीटर, कलेक्टर बेस एमीटर। यहाँ पे एमीटर जो है वो ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया है। दिस इज़ फॉर एनपीएन, दिस इज़ फॉर पीएनपी। याद रखना, आपकी बुक में करेक्शन है 16.20 ABC में, करंट की डायरेक्शन उल्टी दिखा दी है उन्होंने। सो कलेक्टर बेस एमीटर, ये ग्राउंड कर दिया एमीटर को हमने दोनों जगह पे, एनपीएन एज वेल एज पीएनपी। अगर मैं बात करता हूँ कॉमन बेस, तो हम बेस को ग्राउंड कर देंगे इन एनपीएन एज वेल एज पीएनपी। और अगर मैं बात करता हूँ कॉमन कलेक्टर, तो हम कलेक्टर को ग्राउंड कर देंगे एनपीएन एज वेल एज पीएनपी। ये पीएनपी है। करंट डायरेक्शन देख लो, बेस टू एमीटर है, और यहाँ पे एमीटर टू बेस है। एमीटर अभी हमने ऊपर दिखाया है, क्योंकि जो ग्राउंडेड टर्मिनल रहता है वो जनरली हम लोअर साइड में दिखाते हैं, जनरली ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। तो आई होप ये तीनों कॉन्फ़िगरेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। बस समझ लो, क्योंकि कॉमन कलेक्टर का हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है, कॉमन बेस का भी हमें कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। हमें जो डिस्कशन करना है वो बस और बस कॉमन एमीटर का डिस्कशन करना है, यानी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है, एंड कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हमें पढ़ना है। कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस बस यहाँ तक ही सीमित है। ये अगर आप याद कर लो तो ठीक है, हो सकता है इनके ऊपर डायग्राम्स पूछे जाए, बाकी कुछ भी नहीं आएगा कॉमन एमीटर को छोड़ के। तो कॉमन एमीटर हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी आप वोल्टेज को वेरी करो, यू सी द चेंज इन करंट, तो वो अभी हमें पढ़ना है। तो उसके लिए हमें रिफ़र करनी है फिगर 16.22। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आप देख सकते हो कि देयर इज़ अ
बैटरी, इस बैटरी को कहते हैं VBB, और ये बैटरी है इसे हम कहते हैं VCC। देयर आर टू बैटरीज यूज्ड, वन इज़ VBB एंड दूसरी है VCC। मैं बात कर रहा हूँ फिगर 16.22। अब इस फिगर में ना यहाँ पे उन्होंने VBE कर दिया है, हियर इट शुड बी VBB। ये प्रिकॉशन आप याद रखना, ठीक है, ये वाली प्रिकॉशन। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है RB, वी हैव माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर इसलिए क्योंकि ये जो बेस करंट रहता है इसकी वैल्यू बहुत कम रहती है। माइक्रो एमीटर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बेस करंट की जो वैल्यू है बहुत कम रहती है, इट इज़ इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर। इसलिए हम यहाँ पे बेस करंट को मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर भी यूज़ किया है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर। अब ये कॉमन एमीटर कैसे बन गया आप देख सकते हो, एमीटर इज ग्राउंडेड, सो दैट्स वाई दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे बेस एमीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने ये वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है। दूसरा, नाउ टू मेजर कलेक्टर करंट वी आर यूजिंग मिली एमीटर विच मेजर्स करंट IC यानी कलेक्टर करंट। हियर दिस माइक्रोमीटर विल मेजर बेस करंट। यहाँ पे वी आर गोइंग टू मेजर वोल्टेज डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर, इट इज़ कॉल्ड एज VCE। ये सप्लाई है VCC और ये है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RC। देयर आर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस, वन इज RB विच इज कनेक्टेड एट बेस साइड, अनदर रेजिस्टेंस इज RC विच इज कनेक्टेड एट कलेक्टर साइड। आपके इसी फिगर में यहाँ पे R1 एंड R2 भी यूज़ किए हैं, चलेगा, आप उसे R1 R2 भी बोल सकते हो, बट ये एक प्रैक्टिस है कि जो बेस के साइड में है उसे RB कहते हैं और जो कलेक्टर के साइड में उसे RC या फिर RL भी कहते हैं। यहाँ पे आपको RL भी दिखाई देगा कई सारी बुक्स में। तो ये था डिस्कशन रिगार्डिंग द सेटअप ऑफ दिस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन सा डिवाइस क्या मेजर करने वाला है, आई होप ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ फर्स्ट पार्ट इज टू स्टडी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा ये कि अब पता होना चाहिए कि इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। तो ये जो सेक्शन है ना, बेस, एमीटर और ये इधर वाला सेक्शन, ये है आपका इनपुट सेक्शन, और कलेक्टर, एमीटर, ये वाला जो सेक्शन है ये है आपका आउटपुट। यानी ये जो सेक्शन है ये है इनपुट सेक्शन और ये जो सेक्शन है वो है आउटपुट सेक्शन। ये इनपुट एंड आउटपुट क्यों है ये आपको तब समझेगा जब आप कॉमन एमीटर एम्पलीफायर पढ़ोगे, जो अभी नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। सो हियर वी हैव इनपुट, हियर वी हैव आउटपुट। नाउ टू स्टडी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है टू study the variation in base current with respect to variation in base emitter voltage. So we are going to plot base current against base emitter voltage. तो जब मैं ये प्लॉट करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। इन दिस केस मुझे ये जो आउटपुट में जो पैरामीटर्स है, आउटपुट में कौन से पैरामीटर्स है, IC एंड VCE, इनको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यस, आउटपुट में जो पैरामीटर है यानी VCE को, IC को नहीं बट VCE को मुझे यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये हमें करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कैसे ये होगा। तो मैं क्या करूँगा, फ़िलहाल VBE को 0 रखूँगा, VBE इज इक्वल टू 0। उसकी वजह से मेरा जो बेस करंट है वो भी 0 हो जाएगा। ये दोनों 0 रख दिए मैंने। अब मैं क्या करूँगा, आई विल सेट VCE टू पर्टिकुलर वैल्यू से 10 वोल्ट। मैंने VCE को 10 वोल्ट पे सेट कर दिया बाय एडजस्टिंग दिस वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। ये वेरिएबल पावर सप्लाई है जिससे मैं वोल्टेज को चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, VBE 0 रखा। VBE 0 कैसे रखा, बाय एडजस्टिंग दिस पावर सप्लाई। VBE 0 हो गया तो IB भी आपका 0 हो जाएगा। और ये करने के बाद मैंने VCE जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस इसको रखा 10 वोल्ट। आर्बिट्ररी वैल्यू है, आप 5 वोल्ट रख सकते हो, 2 वोल्ट रख सकते हो। तो मैंने रखा 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको एज इट इज़ रखूँगा, इसको अभी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अब आउटपुट पैरामीटर्स को मैं नहीं देखूँगा। आउटपुट पैरामीटर एक मैंने कांस्टेंट रख दिया।
एक बार ये कांस्टेंट मैंने रख दिया, अब मैं बढ़ूंगा आगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो VBE है इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाऊंगा। पहले 0 था, अब मैं 0.1 करूंगा, फिर 0.2 करूंगा, 0.3 करूंगा, एंड आई विल सी द वेरिएशन इन द बेस करंट। तो जब मैं ये वेरिएशन देखता हूँ, ऑन एक्स एक्सिस आई हैव बेस एमिटर वोल्टेज एंड ऑन वाई एक्सिस आई हैव बेस करंट। सो मुझे ऐसे पता चलता है कि 0.1 पे कोई करंट नहीं है, 0.2, 0.3, 0.4 पे भी कुछ खास वेरिएशन नहीं है, 0.4 से मुझे करंट मिलना शुरू हो जाता है प्रैक्टिकल अगर हम करते हैं तो। और फिर ऑलमोस्ट एट 0.6 से 0.7 के बीच में हमें फुल कंडक्शन मिल जाता है। यस, यानी दैट जंक्शन कंडक्ट्स फुल्ली इन बिटवीन 0.6 टू 0.7। अब ये जो है इसको देख के आपको याद आया गया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड, ठीक है, क्योंकि उसका भी ग्राफ इसी तरह का है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले वाले डिस्कशन में हमने देखा था कि फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। तो ये जो बेस एमिटर जंक्शन है इसको तो आपने फॉरवर्ड बायस बना ही दिया है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगी वो भी सिमिलर टू फॉरवर्ड बायस डायोड ही मिलेगी। इवन ये जो ग्राफ है ये आपको दिखाई देगा पेज नंबर 360 पे, फिगर है 16.23 और यहाँ पे आपको दिखाई देगा VCE इक्वल टू 10 वोल्ट ऐसा लिखा है। यानी ये ग्राफ तब प्लॉट किया गया था जब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज हमने 10 वोल्ट सेट कर लिया था, ये इसका मतलब है। लेकिन वेरिएबल कौन सा है? VBE, उसकी वजह से कौन वेरी होगा? IB। तो ये कांस्टेंट पैरामीटर है, ये आउटपुट पैरामीटर है, इसको हमने कांस्टेंट रखा है और सिर्फ इनपुट पैरामीटर्स को हमने चेंज कर दिया है। हमने वेरिएशन देख लिया है किसका? वेरिएशन ऑफ बेस करंट विथ रिस्पेक्ट टू बेस एमिटर वोल्टेज। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलती है ये सिमिलर टू फॉरवर्ड बायस डायोड है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बेस एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है, उसकी वजह से जो करंट एंड वोल्टेज में वेरिएशन हमें मिलेगा दैट विल बी वेरी मच सिमिलर टू फॉरवर्ड बायस डायोड। तो दिस इज़ योर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने यहाँ पे आउटपुट में बस ये पैरामीटर को कांस्टेंट रखा है। देखो यहाँ पे IC कांस्टेंट नहीं रहेगा। IC कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगा? वो इसलिए क्योंकि हमें पता है बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, देयरफॉर IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। अब एक बात याद रखना, बीटा इज करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, और ये फॉर अ गिवन ट्रांजिस्टर कांस्टेंट रहता है। बीटा की वैल्यू फॉर अ गिवन ट्रांजिस्टर कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो अब ये कांस्टेंट है लेकिन बेस करंट आपका चेंज हो रहा है। बेस करंट अगर आपका चेंज हो रहा है तो IC भी आपका चेंज होगा, बट ये वेरिएशन इन IC जो है ये फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे वेरिएशन इन IC विथ रिस्पेक्ट टू VCE यानी अभी हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। आई होप ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एमिटर को ही स्टडी कर रहे हैं, हम कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस को स्टडी नहीं करने वाले। हालांकि उसके बस डायग्राम्स मेंशन की है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी विथ सम करेक्शन। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे इस डायग्राम में भी याद रखना। यहाँ पे ये VCC है और ये यहाँ पे VBB है, इसे पक्का आप याद रखना और ये आपके डायग्राम में भी करेक्शंस कर लो, ठीक है। सो ये था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन। अब बढ़ते हैं आगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, बट मुझे थोड़ा डाउट है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अभी नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि ये 30 मिनट्स अभी हो ही रहे हैं। तो मुझे देखने तो कुछ और यहाँ पे है क्या। हाँ, आपके ये जो कर्व दिया है ना इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसे ज़रा ना करेक्ट करना। यानी ये फिगर है 16.23 में बेसिकली उन्होंने डायरेक्टली 0.6 से ही एकदम से करंट को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ग्राफ है ना ये इस तरह से वेरी होता है, यानी थोड़ा सा करंट आपको 0.4 वोल्ट 0.5 वोल्ट से ही मिलना शुरू हो जाता है।
तो ये इस तरह का नेचर चाहिए। उन्होंने कैसा किया है मैं बता देता हूँ। उन्होंने डायरेक्टली 0.6 से बस ऐसा करंट कर्व ड्रॉ किया है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा कर्वेचर है ऐसा, तो ऐसा नहीं चाहिए। दिस इज़ रॉन्ग मेथड, एक्चुअल मेथड इज़ लाइक दिस। तो इसे आप बस याद रखना। ये करेक्शन होना चाहिए था। अब अगर आपने नहीं किया और ऐसे के ऐसे ही ड्रॉ किया तो भी चलेगा। एक और चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे VBE दिखाना चाहिए था, उन्होंने, आप देख सकते हो यहाँ पे VCE दिखाया है। दिस इज़ अगेन रॉन्ग, ये भी गलत है। इसे करेक्ट कर लो आप अपने बुक में पेज नंबर 360 पे फिगर 16.23 में, ये करेक्शंस आप कर लो। ये VCE नहीं चाहिए, ये VBE है, याद रखना। तो बहुत मेजर गलतियाँ आपके टेक्स्ट बुक में मिलती है। ये IB है, इट इज़ इन माइक्रो एम्पियर, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये तो ठीक है, बट ये नहीं होना चाहिए। तो ये था डिस्कशन रिगार्डिंग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे, वो ख़त्म करके हम एम्पलीफायर को भी देख लेंगे। आई होप ये नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा।